ओके हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को देखना है क्या क्लबिंग ऑफ इनकम। तो डायरेक्ट टेक्स्ट में हम लोग आज जो पढ़ना है, आज हम लोग को बेसिकली करना है क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होता है। सो व्हाट इज क्लबिंग ऑफ इनकम, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए नॉर्मली असेसी किसकी इनकम पे टैक्स देता है। असेसी की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी है। असेसी मतलब जो अपनी इनकम पे टैक्स देता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, देयर आर सम केसेस कि जब आपको अपनी इनकम के अलावा दूसरे की इनकम भी आपकी इनकम में जुड़ती है और आपको उस पर टैक्स देना पड़ता है। सही है। तो वो केसेस हम लोग को कवर करना है कि इसमें क्लबिंग ऑफ इनकम। तो ऐसे कौन से सिचुएशन से होते हैं, कौन से केसेस होते हैं जब आपकी इनकम में किसी और की इनकम भी ऐड होगी और आप ही से टैक्स लिया जाएगा। सो नॉर्मली अ पर्सन इज टैक्स्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम अर्न बाय हिम ओनली। हाउएवर इन सर्टेन केसेस इनकम ऑफ अदर पर्सन इज इंक्लूडेड। इंक्लूड करने का मतलब क्या करना होता है, क्लब क्लब मतलब वही जोड़ना in the taxable income of the taxpayer, and in such a case he will be liable to pay tax in respect of his income as well as income of other person too। यानी इस केसेस में क्या होता है, उसको अपनी इनकम पे तो टैक्स देना ही होता है, दूसरे के इनकम पे भी उसको टैक्स देना पड़ जाता है। द सिचुएशन इज नोन एज क्लबिंग ऑफ इनकम। उस सिचुएशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड इज क्लब्ड विद द इनकम ऑफ हिज और हर पेरेंट्स, है ना। तो जो माइनर चाइल्ड की जो इनकम होती है वो किसकी इनकम में जोड़ दी जाती है, उनके पेरेंट्स की इनकम में। सवाल उठता है सर पेरेंट्स मान लीजिए सर दोनों कमा रहे हैं, माता पिता दोनों कमा रहे हैं, तो किसकी इनकम में जुड़ेगा। बिल्कुल सही, जिसकी इनकम क्या होगी, ज्यादा होगी। बच्चे की इनकम क्लब करने से पहले दोनों की इनकम देखी जाएगी, दोनों में से जिसकी इनकम ज्यादा हो गई उसकी इनकम में ऐड कर दी जाएगी। बात समझे ना। तो माइनर चाइल्ड के साथ ये अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है जो मिसिंग है, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। माइनर चाइल्ड की इनकम जो पेरेंट्स की इनकम में जोड़ी जाती है तो उसमें 1500 का एग्जेम्पशन दिया जाता है। नहीं समझे। माइनर चाइल्ड मान लो 50, या मान लो सपोज करो 80,000 रुपए कमाया, तो 80,000 में से 1500 माइनस कर लो, कितना ऐड होगा पेरेंट्स की इनकम में, 78,500 रुपीज। तो किसी के भी इनकम में जोड़ दो, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अब जैसे इन्होंने बोला सर माता पिता की दोनों की इनकम अगर बराबर हो तो किसी के भी इनकम में जोड़ दो, कोई टेंशन नहीं, फिर किसी एक की इनकम में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे दे रखा है इनकम इनकी फादर इन लॉ की कितनी है, 5 लाख है ना। अब इसके बाद इन्होंने सोचा कि 5 लाख के ऊपर अगर कोई और इनकम ऐड होगी फिर तो हम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। तो इनका क्या ना, प्रॉपर्टी था, हाउस प्रॉपर्टी था। तो इन्होंने क्या किया, हाउस प्रॉपर्टी से किराया आता था, तो इन्होंने दिमाग लगाया। दिमाग क्या लगाया, उन्होंने दिखाया कि भाई जो हाउस प्रॉपर्टी जो किराया है वो मेरी बहू लेती है। कौन लेती है, बहू। वो उसकी इनकम है, मेरी इनकम नहीं। बात समझे कि नहीं समझे। तो सर जी प्रॉपर्टी किसका, ससुर जी का, और इनकम कौन ले रहा है, बहू। तो ये क्या करना चाह रहे हैं, ये एग्जैक्टली टैक्स की चोरी करना चाह रहे हैं। साफ साफ दिख रहा है। इनकी नॉर्मल इनकम तो 5 लाख है ही है। अब इन्होंने सोचा अब मकान की इनकम भी जो आ रही है 50,000, वो भी अगर ऐड हो जाएगी तो मेरा 550 आ जाएगा, मेरे को टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसा करता हूँ, ये जो इनकम है किसकी इनकम में दिखा देता हूँ, बहू की इनकम में दिखा देता हूँ। बात समझिए, डॉटर इन लॉ की इनकम में दिखा देता हूँ। तो फिर जब आप हो टैक्स ऑफिसर, आप क्या हो, टैक्स ऑफिसर, आप जब देखोगे ऐसा केस, आपको सिंपल सा ये चीज पूछना है कि ये प्रॉपर्टी है किसकी। आपको क्या क्वेश्चन रेज करना है, प्रॉपर्टी किसकी है। तो जैसे आपने क्वेश्चन रेज किया कि प्रॉपर्टी किसकी है, तो वहां पे आपको आंसर मिलेगा ना, प्रॉपर्टी किसकी है, इनकी है। तो सर जी प्रॉपर्टी आपकी है और इनकम इनको जा रही है, तो ये तो सर गलत है। तो आप क्या करोगे, वो ये जो इनकम है उठा के वापस क्लब कर दोगे किसकी इनकम में, फादर इन लॉ। जिसकी प्रॉपर्टी है उसी की इनकम मानी जाएगी, भले रिसीव कोई भी कर रहा हो, भले रिसीव कोई भी कर रहा है, जिसकी प्रॉपर्टी उसी की इनकम। ठीक है ना। अब इसे इनकम में जोड़ देंगे, इनसे हम 550 लेंगे, इनसे हम किसी भी, इनकी इनकम क्या है, इनकी इनकम निल। क्लियर। तो ऐसा होता है सर। तो इसी तरह से और भी कई केसेस ले सकते हो, एक एग्जांपल ऐसे भी स्टडी कर सकते हो। मान लो 2 भाई हैं, है ना। एक भाई अच्छा खासा इनकम अर्न कर रहा है और एक भाई उतना पढ़ने लिखने में नहीं अच्छा है, उसको नौकरी उसकी अच्छी नहीं मिली, तो वैसे ही रहता है। ठीक है ना। अब फिर वह जो बड़ा भाई है वो सोच रहा है चलो छोटा भाई का क्या करते, कुछ
उसके लिए भी कुछ कर दे ताकि वो भी कुछ कमाता समाता रहे। तो उसने एक बुलेरो गाड़ी खरीदी। क्या खरीदी? और उसको कहा कि चलो इसी को चलवाओ, तुम इसी से कुछ इनकम अपना जीवन यापन के लिए, अपनी फैमिली के पालन पोषण करने के लिए इसी को करो। तो उसने बुलेरो खरीदी और उसको क्या, किसको दे दिया? अपने भाई को चलाने के लिए। वो चलाता है, इनकम कमाता है। तो अब इनकी जो इनकम है, इनके खुद की इनकम कितनी थी? बड़े भाई की इनकम, इनकी खुद की इनकम सपोज 10 लाख के आसपास थी, प्लस वो बुलेरो से जो कमा रहा है, जो उसका भाई है, वो करीबन कमा रहा है कितना, 5-6 लाख रुपए वो भी कमा ले रहा है, 5 लाख के आसपास। बात समझे कि नहीं समझे? तो अब क्या, ब्रदर की इनकम तो वो बुलेरो गाड़ी से वो कमा रहा है 5 लाख, और ये कमा रहे हैं अपना 10-12 लाख रुपए, इनकी अपनी इनकम है 10 लाख। अब होगा क्या, जब साल खत्म होगा एंड जब टैक्स देने की बारी आएगी, तो बताओ गाड़ी किसकी थी? तो इनकम किसकी मानी जाएगी? छोटे भाई को कोई टैक्स नहीं देना सर। तो 5 लाख रुपए जो इनकम कमाए ना, वो इनकम भी किसमें क्लब होगी? बड़े भाई की इनकम में। और बड़े भाई के इनको 10 लाख प्लस 5 लाख 15 लाख पे टैक्स देना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब फिर अब जब इस प्रॉब्लम फेस किया बड़ा भाई, तो उसने क्या किया, उसने कहा चलो अच्छा ठीक है, हम क्या करते हैं, हमें बोलेरो गाड़ी ही किसके नाम कर देते हैं? भाई के नाम पे। नहीं समझे? हम उसके नाम पे कर दे, अब तो उसकी इनकम होगी ना। तो उसने उसके नाम पे क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। फिर तुम टैक्स ऑफिसर अगले साल फिर गए, सर इस बार गाड़ी किसकी है? कहते हैं नहीं सर, इस बार तो गाड़ी उसके नाम पे हो गई, अब तो उसकी इनकम है ना। तो अच्छा आपने उसको बेच दिया? हाँ सर बेच दिया। कितना पैसा लेके बेचे? कुछ भी नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिए, विदाउट कंसिडरेशन है। तो विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे अगर आपने प्रॉपर्टी बेची है, तो भी प्रॉपर्टी आप ही की मानी जाएगी। तो भी प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी? आप ही की मानी जाएगी। तो वो जो इनकम है फिर से इस साल आपकी क्लब होगी। हाँ, जैसे इसी एग्जांपल ले लो, ये फादर इन लॉ है ना, इसने कहा कि भाई क्यों मेरी इनकम मानी जाएगी, प्रॉपर्टी तो बोला ना आपने, प्रॉपर्टी आपकी है। तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो रेंट मिला, वो रेंट भी आप ही का माना जाएगा, बहू की इनकम नहीं मानी। अब बहू ले रही तो बहू का इनकम थोड़ी ना, वो तो प्रॉपर्टी तो आपकी है ना सर, बस वो रेंट ले रही है ना। वो आप दिखाना चाह रहे हो कि आप अपने इनकम को बांटना चाह रहे हो। हर एक इंसान कोशिश करता है अपने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अभी आप अकेले सारी इनकम अगर होल्ड करोगे तो आपको अच्छा खासा टैक्स देना पड़ेगा, और अगर अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो उनको भी 2.5 लाख का एग्जेम्पशन, उनको भी 2.5 लाख का एग्जेम्पशन, सब लोग एग्जेम्पशन का मजा लेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तो ऐसा अपने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश सब लोग करते हैं। तो बस आपको क्या करना है, आप टैक्स ऑफिसर, आपको बस क्या करना है, गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा जमा कराना है, क्लबिंग करना है कि भाई ये इनकम आपकी नहीं, आप ही की मानेंगे, आप ही की इनकम में जोड़ेंगे, आप ही से टैक्स लेंगे। तो इन्होंने भी क्या किया, जब देखा कि यार प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है तो मेरे की इनकम मान ली जा रही है ना, तो ऐसा क्या करते, प्रॉपर्टी बहू के नाम पे ट्रांसफर कर देते। अब तो इनकम इनकी मानी जाएगी। तो फिर अगले साल तुम पूछे सर प्रॉपर्टी किसकी है, अरे साहब तो बहू की है, तो इनकम जो पा रही है उसी की इनकम, मेरी थोड़ी ना है। तो कितना पैसा लिए थे इससे? क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा, अमाउंट ट्रांसफर होना चाहिए ना, तो कुछ तो पैसा गया होगा, कुछ नहीं गया, विदाउट कंसिडरेशन। या आप दिखाने के लिए 10,000 कर दिए, तो प्रॉपर्टी 10,000 में दे दिए, है ना, 40 लाख की प्रॉपर्टी 10,000 में दे दी इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है, अपर्याप्त। तो ऐसे केस में प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी? ट्रांसफेरर की। जिसने ट्रांसफर किया है उसी की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, क्योंकि ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन था। और फिर इनकम फिर से इन्हीं की मानी जाएगी, इन्हीं की इनकम में ऐड करें। कुछ समझे कि नहीं समझे? हाँ, उसके अगले साल भी सेम ही होगा ना सर, क्योंकि ट्रांसफेरर आपने कुछ दिया तो नहीं था। बात समझे? हाँ, इसमें एक पॉइंट है जो अभी आगे हम लोग कवर करेंगे। चलिए और देखते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम के और कौन से केसेस है। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, समझ गए ना? हमने क्या चीज ट्रांसफर कर रहे हैं? इनकम ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। तो ऐसा हो सकता है, इनकम किसकी मानी जाएगी? तो लिखा है मिस्टर रोशन ओन्स, क्या है, 10,000, है ना, 12% डिबेंचर जो भी है। ही ट्रांसफर द इंटरेस्ट इनकम टू हिज फ्रेंड्स मिस्टर खान विदाउट ट्रांसफरिंग द ओनरशिप ऑफ डिबेंचर्स। वो कह रहे ब्याज मेरा फ्रेंड पा रहा है, मेरी इनकम नहीं है, और डिबेंचर है आपके नाम पे, तो इनकम किसकी मानी जाएगी? ऑल्दो इंटरेस्ट 1,20,000 रुपए विल बी रिसीव बाय मिस्टर खान, भले उसको मिलेगी, द सेम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर रोशन। क्यों? क्योंकि डिवेंचर का ओनर कौन है? बात समझिए, बहुत से लोग शेयर खरीदते हैं और डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड आता है तो अपने बच्चे के नाम पे ट्रांसफर करा रहे हैं, लेकिन इनकम किसकी मानी जाएगी? उन्हीं की, क्योंकि शेयर आप ही के नाम पे। नेक्स्ट देखिए आगे,
रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। रिवोकेबल ट्रांसफर क्या होता है? अब जैसे होता है ना, अब जैसे फॉर बड़े भाई ने गाड़ी ली, अब क्या उसके इनकम में जुड़ गया, इस बार टैक्स लग गया, तो अब कह रहा है क्या कि ये बोलेरो हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर करने जा रहे हैं किसके भाई के नाम पे। तो बड़े भाई की बीवी चिल्लाने लगी, गाड़ी तुम खरीदो, काहे उसके नाम पे कर रहे हो? नहीं समझे? तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, ऐसा नहीं ट्रांसफर है तो रिवोकेबल ट्रांसफर करते हैं। रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? आप आप इनडायरेक्टली उस प्रॉपर्टी के ऊपर कंट्रोल आप ही का है, बस दिखाने के लिए कि ये प्रॉपर्टी इनकी हो गई है, बट इनडायरेक्टली उसके ऊपर कंट्रोल किसका रहता है? आप ही का रहता है। इस तरह के ट्रांसफर को क्या कहते हैं? रिवोकेबल ट्रांसफर। आप कभी भी इस ट्रांसफर को खत्म कर सकते हो। देखो रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? रिवोकेबल ट्रांसफर इज जनरली अ ट्रांसफर in which a transferor directly or indirectly exercise the control and rights over the assets transferred or over the income from the asset। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आपको एसेट कैसे ट्रांसफर किया गया है? जो भी ट्रांसफर किया गया, बट उस पर कंट्रोल और राइट्स अभी भी किसका है? ट्रांसफर करने वाले का है। ठीक है ना? इस तरह के ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवोकेबल ट्रांसफर। तो क्या रिवोकेबल ट्रांसफर ट्रांसफर माना जाता है? नहीं माना जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे में भी इनकम किसकी मानी जाएगी? जो ट्रांसफर कर रहा है उसी की इनकम मानी जाएगी, प्रॉपर्टी उसी की मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने ट्रांसफर कैसा किया है? रिवोकेबल। मिस्टर विजय ट्रांसफर्ड अ हाउस प्रॉपर्टी टू हिज मदर, हाउएवर ही हैज अ राइट टू रिवोक द ट्रांसफर। वो चाहे तो इस ट्रांसफर को रिवोक कर सकता है। रिवोक मतलब खत्म कर सकता है, तोड़ सकता है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ हिज मदर, है ना? Any income arising from the house property is taxable in the hand of Mr. Vijay। किसकी इनकम में टैक्सेबल? हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम आएगी तो किसकी इनकम मानी जाएगी? मिस्टर विजय की। गेटिंग माई पॉइंट? तो मैंने इनको ट्रांसफर किया और मैंने कहा कि कभी भी ये प्रॉपर्टी में वापस ले सकता हूं, तो ये काहे का ट्रांसफर है? तो ये काहे का ट्रांसफर है? बात समझे कि नहीं समझे? बस दिखावे का है कि हाँ भाई प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, बट ऐसा कुछ नहीं है। रेमुनरेशन रिसीव बाय ए स्पाउस ऑफ हिज इंडिविजुअल। रेमुनरेशन समझते हैं आप लोग? रेमुनरेशन रिसीव बाय स्पाउस ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर स्पाउस मतलब जीवन साथी होता है, तो जीवन साथी को अगर कोई रेमुनरेशन मिल रहा है तो वो किसकी इनकम मानी जाएगी? तो यहां पे क्या होता है, देखो अगर सपोज कोई कंपनी है, कोई कंपनी है और उसमें आपके शेयर्स हैं, उसमें आपके सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बोलते हैं उसको, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब उस कंपनी में आपके पास 20% या उससे ज्यादा के शेयर्स हैं, तो यानी उस कंपनी में आप अच्छा खासा ओनरशिप राइट्स रखते हो। कौन से राइट्स रखते हो? है ना? अब आप उस कंपनी में काम भी कर रहे हो, उसी कंपनी में, और सैलरी उठा रहे हो। सपोज करो तुम उसमें सैलरी उठा रहे हो, मान लो 20 लाख रुपए सैलरी उठा रहे हो। अब 20 लाख पे टैक्स अच्छा खासा लग जाएगा, तो तुम अपनी कंपनी से कहते हो ऐसा करो, सैलरी दो नाम से बनाओ, एक मेरे नाम से, एक मेरे वाइफ के नाम पे, है ना? 10 लाख 10 लाख, ऐसे क्या होगा? हमारा टैक्स क्या होगा? कम देना पड़ेगा। कुछ समझे कि नहीं समझे? तो जब ऐसा कभी होता है तो होगा क्या कि भाई वो जो एम्प्लॉय है, जो वाइफ को दिखा रहे हो एम्प्लॉय, वो तो डमी एम्प्लॉय है ना। आप उस वो एक तरह का क्या है? डमी एम्प्लॉय है। उसका कोई भी उसका देखा जाएगा, उसका कोई क्वालिफिकेशन है या समथिंग है कि उस कंपनी में वो काम कर सकती है, ऐसा कोई क्वालिफिकेशन है समथिंग नहीं है, फिर भी उसको दिखा रहे हो कि उस कंपनी में एम्प्लॉय, तो नहीं माना जाएगा। तो गवर्नमेंट कहती है अगर आपकी कंपनी, उस कंपनी में 20% क्या है? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, 20% शेयर्स है, और सैलरी दोनों को मिल रहा है, हस्बैंड वाइफ को दोनों को उसी कंपनी से मिल रहा है, तो हम किसी एक की इनकम ही मानेंगे, दोनों की इनकम नहीं मानेंगे। या तो हस्बैंड की मान लो या तो वाइफ के मान लेंगे। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया गवर्नमेंट ने क्योंकि जब आपका 20% उससे ज्यादा राइट्स है तो आप उस कंपनी में कुछ भी कह के करवा सकते हो, आप ही की तो कंपनी एक तरीके से है। तो इसमें लिखा है मिस्टर कपूर हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, होल्ड 20% और मोर इक्विटी शेयर्स एंड एंटाइटल्ड टू 20% मोर प्रॉफिट, ठीक है, इन पैरामाउंट लिमिटेड। ठीक है, मिसेस कपूर is employed by Paramount Limited without any technical and professional qualification। अब क्या हो गया, जो पैरामाउंट लिमिटेड है जिसमें कि मिस्टर कपूर के 20% शेयर्स हैं, उसने क्या किया
पैरामाउंट लिमिटेड ने मिसेस कपूर को नौकरी दी विदाउट एनी टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन टू जस्टिफाई द रेम्युनरेशन। समझ गए ना, डमी एम्प्लॉय। इसको, इस तरह के एम्प्लॉयज को हम लोग क्या कहते हैं? डमी एम्प्लॉय। मतलब जो एम्प्लॉय नहीं, बस नाम दिखा रहे हो, कुछ काम करना धरना नहीं, उनके नाम पे सैलरी निकाल रहे हो। ठीक है। सैलरी इनकम रिसीव्ड बाय मिसेस कपूर विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ मिस्टर कपूर। ठीक है ना। लेकिन अगर सपोज करो उसका कुछ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर होता और उसकी वजह से नहीं होता, कई लोग एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं और फिर एक समय के बाद फिर मैरिड हो गए, तो उस केस में सर क्या होगा? तो दोनों का तो भाई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है ना सर, वो तो पहले जॉब कर रहे थे। तो ऐसे में अगर उनका अगर क्या है, सब्सटेंशियल राइट अगर है भी, 20% शेयर है भी, तब भी उन दोनों का इनकम क्या होगा? अलग अलग माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसके पास क्या है, वो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उस पोस्ट को जस्टिफाई करने के लिए। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? लेकिन अगर विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, बात समझे कि नहीं समझे, सीधे आप बन गए, उसमें एम्प्लॉय दिखाया जा रहा है, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, फंस जाएगा। तो ये उस केस में। नेक्स्ट क्या है, लेकिन अगर आपका उस कंपनी में कोई सब्सटेंशियल राइट नहीं है, दोनों का दिखाया जा रहा है, तो दोनों की इनकम अपनी अपनी इनकम माना जाएगा। ठीक है। तो उस केस में ऐसा नहीं होने वाला। नाउ इनकम फ्रॉम एसेट्स ट्रांसफर टू स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, वही है। ये कौन सी बात हो रही है? वही है, हस्बैंड ने वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया विदाउट कंसिडरेशन, और फिर कह रहा है कि जो प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है वो उसकी है, वो मेरी इनकम में नहीं जोड़नी चाहिए। तो आप क्या कहोगे? टैक्स ऑफिसर की तरह आप क्या बोलने वाले हो? सर ऐसा कुछ नहीं है, वो ट्रांसफर आप ही की इनकम, आप ही की प्रॉपर्टी मानी जाएगी, क्योंकि आपने जब वाइफ के नाम पे ट्रांसफर किया है, जीवन साथी के नाम पे ट्रांसफर किया, उससे आपने कुछ पैसे नहीं लिए। ठीक है। इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, अगेन वही बात हो रही है। सन्स वाइफ, वही बहू वाला बात जो भी किया था कि ससुर ने बहू के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स की इनकम जुड़ेगी, लेकिन ध्यान रहे कितने का एग्जेम्पशन मिलता है? 1500 का। बच्चे की कोई इनकम हुई मान लो 30,000 रुपए हुआ है, तो 30,000 रुपए ठीक है, उसके पेरेंट्स की इनकम में जोड़ दो, तो 30,000 में से 1500 माइनस कर लेना, यानी जाएगा कितना? 28,500 रुपीज। ठीक है ना, वही पेरेंट्स की इनकम में जुड़ेगा। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्क कर रहे हैं, यानी माता पिता दोनों काम कर रहे हैं, दोनों की इनकम है, तो किसकी इनकम में जुड़ने वाला है? जल्दी बताओ। जिसकी इनकम ज्यादा होगी। ठीक है। अब देख लेना, हाउ एवर माइनर चाइल्ड, उस केस में उसकी इनकम पेरेंट्स की इनकम में नहीं जुड़ने वाली। कौन से केस में पेरेंट्स की इनकम में नहीं जुड़ने वाली? जब वो माइनर चाइल्ड अपनी स्किल से वो पैसा कमा रहा हो, स्किल से, अपने टैलेंट से या स्पेशल नॉलेज से पैसा कमा रहा है। वो एक नहीं, छोटा लड़का है, माइनरी चाइल्ड है वो भी, जो नहीं, क्या नाम है, अभी शतरंज जीतता है, देखा होगा आपने, उसका अजीब सा नाम है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है ना, साउथ साइड का है ना। तो शतरंज वाला जीता, उसमें लाखों रुपए उसने कमाई। तो जो भी इस तरह से भाई उसने अपने टैलेंट से कमाया ना सर, अपने नॉलेज से कमाया। बहुत से डांस इंडिया डांस प्रोग्राम में सब लोग शामिल होते हैं, उसमें सब इनकम कमाते हैं अलग अलग। तो वो केस में वो इनकम पे क्या, वो इसकी इनकम पेरेंट्स की इनकम में जुड़ेगी? नहीं, उस इनकम पे वो खुद टैक्स देगा। तो माइनर चाइल्ड कैसे इनकम देगा, टैक्स देगा? आपको पता है, आपने पढ़ा ही पैन, पहले तो वो अपना पैन बनाएगा, पैन बनाएगा तो उसको 18 साल से कम है, बस उसको रिप्रेजेंटेटिव एसएससी बनाना है। किसको बनाना है? वो अपने पेरेंट्स को किसी को बना देगा, टैक्स जाएगा उसी के पैन नंबर से। किससे जाएगा? भले वो सारा काम प्रोसेस कौन कर रहा होगा? उनके पेरेंट्स। ठीक है ना, मतलब पेरेंट्स की इनकम में फिर जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये तो ये था आपका कंप्लीट, क्या था, क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर। तो क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर हमने किस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा कि अगर कोई असेसी ऐसा करता है, क्या करता है, अपनी इनकम को कम दिखाता है, अपनी इनकम को क्या कर रहा है, छुपा रहा है, या अपनी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पे हम ऐसा कर सकते हैं, उसकी इनकम को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको वापस उसकी इनकम में जोड़िए और उसी से हम टैक्स लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे, दिस वन इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। अब ये क्या होता है सर, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस क्या होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे सेट ऑफ की। किसकी बात करेंगे? सेट ऑफ। सेट ऑफ मतलब कुछ होता नहीं है सर, एडजस्टमेंट होता है। क्या होता है? एडजस्टमेंट।
एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस। अगर सपोज करिए आपको आप आपके पास बिजनेस, आपने दो बिजनेस चला रहे हैं, एक बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो गया, एक बिजनेस में लॉस हो गया। एक बिजनेस में प्रॉफिट हुआ करीबन 10 लाख का, एक बिजनेस में लॉस हो गया करीबन 4 लाख का। मर्ज कर लो, एडजस्ट कर लो, सही है ना। तो तुमको कितने इनकम पे टैक्स देना होगा? 10 लाख में से वो 4 लाख माइनस होएगा, 6 लाख पे तुमको टैक्स देना पड़ेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट। तो जब हम ऐसे कुछ एडजस्टमेंट करते हैं तो उस समय क्या ख्याल रखना है, उसी चीज को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो इसमें अगर हम लोग स्टडी करें सिंपल तरीके से, कि देखो 3 स्टेप यूज करना। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 से, स्टेप नंबर 1 क्या है? तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं इंट्रा स्टेट एडजस्टमेंट में। किसका? ये क्या होता है? इंट्रा स्टेट कह रहा हूँ, सॉरी, क्या बोलते हैं उसको? एक होता है इंटर हेड होता है, और एक होता है इंट्रा हेड होता है। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा है इनकम के कितने हेड होते हैं? 5 हेड होते हैं। तो हर हेड के अंदर बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। इंटर सोर्स एडजस्टमेंट एक हेड के अंदर, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, हाउस प्रॉपर्टी एक हेड है भाई, टोटल मिला के 5 हेड्स होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स, सही ना। अब अगर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, अगर 2 हाउस प्रॉपर्टी है, 3 हाउस प्रॉपर्टी है, 2 हाउस प्रॉपर्टी में फायदा हो रहा है, एक हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा है, तो आपस में एडजस्ट कर लो ना। हेड टोटल 5 है, बट सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे हो सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तो सेम हेड में अगर क्या हो रहा है, एक सोर्स से प्रॉफिट हो रही है, एक सोर्स से लॉस हो रहा है, तो आपस में आप एडजस्ट कर लो। ठीक है ना। एग्जाम्पल है, सपोज करें अगर आपकी सैलरी इनकम है, सैलरी इनकम सपोज करो 3,50,000 है, और हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है करीबन कितने का? सपोज करते हैं 5 लाख का। कितने का है? 5 लाख का। ठीक है ना, ये लॉस है सर। हाउस प्रॉपर्टी में क्या है? लॉस है। और आपस में एडजस्ट कर लो। आपको याद होगा सैलरी इनकम, सैलरी इनकम क्या है? सैलरी इनकम आपकी ने कितना कमाई? सैलरी इनकम कितनी कमाई? तो ये आपस में इंटर हेड एडजस्टमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इंटर हेड एडजस्टमेंट की। हमें इंट्रा सोर्स एडजस्टमेंट की बात करनी है। तो ये जब आप आपस में एडजस्टमेंट करते हैं, तो क्या ये इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। इसको हम बोलते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। ये क्या है? इंटर हेड। इंट्रा हेड क्या है? मतलब इंट्रा हेड का मतलब क्या होता है? हेड के अंदर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल नहीं सही रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा कि सपोज करिए आपको एक हाउस प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है? लॉस। और एक हाउस प्रॉपर्टी नंबर 2 में आपको इनकम है कितने का? 3 लाख। आप समझे? एक हाउस प्रॉपर्टी में आपको लॉस आ रहा है 5 लाख का, एक हाउस प्रॉपर्टी में आपको इनकम आ रही है कितनी की? 3 लाख। अब ये दोनों एडजस्ट कर लो, आएगा कितना? ये क्या आएगा? लॉस में ही रहेगा। तो फाइनली आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस मिला कितना? 2 लाख का, सही ना। अब इस लॉस का क्या करोगे? अब स्टेप नंबर 2 अपनाओगे। क्या करोगे? स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? अब करोगे इंटर हेड एडजस्टमेंट। अब इंटर हेड एडजस्टमेंट होगा। अब दूसरे हेड से कर सकते हो, जो अभी इससे पहले जो दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब सपोज करो तुम्हारी सैलरी हेड की इनकम है, सपोज करो सैलरी हेड की इनकम कितनी है? सपोज 1.5 लाख रुपए। और हाउस प्रॉपर्टी में अभी लॉस उठ के आया है कितना? सही है। तो सैलरी इनकम कितनी है? 1,50,000। और आपकी हाउस प्रॉपर्टी में लॉस कितना है? 2 लाख रुपीज। अब ये आपस में एडजस्ट करो। इस बार दो हेड है ना सर, दो अलग अलग हेड है। एक हेड में इनकम है, एक हेड में लॉस है। अब इसको आपस में एडजस्ट करो। अब कितना आएगा?
सर ये एडजस्ट करने के बाद अभी भी लॉस हो जाएगा कितने का, 50,000 का, तो 50,000 का अभी भी लॉस रिमेन है। अब क्या करें सर, अब कोई चाह रहा है? फाइनली अब करेंगे स्टेप नंबर 3। क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 3 सर क्या है? स्टेप नंबर 3 बहुत सिंपल है। अब क्या करेंगे, इसको कुछ और नहीं कर सकते सर, कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। यानी ये जो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी में आपको जो 50,000 का क्या है लॉस है, इसको कैरी फॉरवर्ड कर दो नेक्स्ट ईयर। अब अगले साल अगर हाउस प्रॉपर्टी में इनकम होगी तो उसमें से एडजस्ट करना है ना। सर मान लीजिए उसके अगले साल नहीं हुआ हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, इनकम नहीं हुआ, तो फिर क्या, उसको फिर अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना, फिर उसके अगले साल कैरी फॉरवर्ड करना। मतलब उसको तब तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे जब तक वो एडजस्ट नहीं हो सकता। नहीं समझ में आया? तो सवाल उठता है सर कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सके, इसकी भी कोई लिमिट होगी? हाँ लिमिट है, लिमिट है। जैसे 8 साल, कितने साल है? सबके लिए अलग है, हाउस प्रॉपर्टी के लिए अलग है, कैपिटल गेन के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग है कि लॉस को हम कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब सोचो लॉस को अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो ध्यान रहे आपको इसके लिए ये भरना है, क्या भरना है? आईटीआर भरना है, इनकम टैक्स रिटर्न। तो हम लोग क्या समझते हैं, सिर्फ इनकम का रिटर्न फाइल करते हैं, लॉस का रिटर्न नहीं फाइल करते। फाइल करना होता है लॉस का रिटर्न। अगर लॉस का रिटर्न नहीं फाइल करोगे तो लॉस कैरी फॉरवर्ड गवर्नमेंट करने देगी? गवर्नमेंट लॉस कैरी फॉरवर्ड करने नहीं देगी। तो इसलिए लॉस का भी रिटर्न फाइल होता है। ये मत सोचना सिर्फ इनकम का रिटर्न फाइल होता है। आपको बिजनेस में लॉस हो गया 5 लाख का इस साल, तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड करोगे तभी तो अगले साल के बिजनेस इनकम में से एडजस्ट होगा। और इसके लिए तो मैं इनकम टैक्स रिटर्न सोच, कई लोग सोचते हैं यार लॉस हुआ इस साल तो टैक्स ही नहीं देना, रिटर्न काहे का फाइल करना। लेकिन नहीं, आपको रिटर्न फाइल करना है। लॉस का रिटर्न फाइल करोगे तभी तो अगले साल के प्रॉफिट में उसे एडजस्ट कर पाओगे, वरना फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देगी गवर्नमेंट। क्लियर? ये पॉइंट समझ में आया? टोटल मिला के कितने स्टेप है? पहला स्टेप क्या होता है? पहला इंट्रा हेड एडजस्टमेंट या फिर इंटर सोर्स एडजस्टमेंट बोलते हैं। यानी सेम हेड में है ना, अपने दो प्रॉपर्टी बेची, एक प्रॉपर्टी में फायदा हुआ एक प्रॉपर्टी में लॉस, दोनों कैपिटल गेन है ना, आपस में एडजस्ट कर लो। सही है कि नहीं सही है? फिर एक हेड में अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने इंट्रा सोर्स एडजस्ट कर भी लिया, इंटर सोर्स एडजस्ट कर लिया, उसके बावजूद लॉस रिमेन है, अब उसको अगला स्टेप यूज करेंगे क्या, दूसरे हेड की इनकम से एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना। अगर तब भी एडजस्ट नहीं हो पाया, रिमेन रहा, तो फिर क्या करेंगे, फाइनली कैरी फॉरवर्ड करेंगे, फाइनली। अब कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें है ना, वो किसमें, इंट्रा सोर्स, इंटर इंटर इंट्रा सोर्स बोल रहा हूं, इंट्रा हेड बोलना चाहिए, इंटर सोर्स बोलना चाहिए, है ना। तो इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे भी हैं, जैसे ये 5 जो इनकम है ना, इस 5 इनकम को 5 फैमिली मानो, 5 हेड ऑफ इनकम को क्या मानो, 5 फैमिली मानो। तो इन फैमिली में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपस में एक दूसरे की मदद नहीं करते, फैमिली के अंदर के लोग ही, जैसे भाई बहन नहीं है, झगड़ा हमेशा होता रहता है। बात समझे? भाई 10 बजे स्कूटी मत ले जाना, बहन लेके भाग गई, अब करोगे क्या? नहीं समझे? इंदर से आपस में जब झगड़ा करते रहते हैं, आपस में उन दोनों की पड़ती नहीं है। सर तो सर किसकी नहीं पड़ती, एक ही फैमिली के अंदर, सैलरी में तो कुछ है ही नहीं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ क्या रहे, हम लोग पढ़ रहे हैं कि लॉस का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं और इसको कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हैं। एक हेड है सैलरी, 5 हेड में एक अकेला सैलरी है, कहता है सुनो तुम सभी के सभी 5 लोग, मतलब बाकी के 4 लोग, हमें कभी लॉस होना नहीं है। सैलरी में कभी लॉस होगा, सैलरी में कभी लॉस होगा, कभी नहीं हो सकता। तो कहता सुनो हमें कभी लॉस होगा नहीं, हम तुमसे मदद मांगने जाएंगे नहीं, तो तुम चारों के चारों गलती से मेरे पास आना मत मदद मांगने के लिए। बात समझे कि नहीं समझे? तो सैलरी हेड साफ साफ बोलता है कि कल को मेरे को कभी लॉस होना नहीं है, तो मैं कभी तुम लोग से मदद मांगने नहीं आऊंगा, तुम लोग मत आना। हाँ, सैलरी के बगल में क्या आता है, हाउस प्रॉपर्टी, कहता है ये मेरा पड़ोसी है, बस इसकी मैं हेल्प करूंगा। अगर हाउस प्रॉपर्टी में कोई लॉस है तो वही सिर्फ सैलरी से एडजस्ट हो सकता है, और कोई लॉस को एडजस्टमेंट करने नहीं दूंगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। ये इसमें आपको दोनों चीज पता चल गई कि एक तो पहला तो सैलरी में कभी लॉस नहीं होता है, दूसरा चीज आपको ये पता चला इंटर हेड एडजस्टमेंट करते समय सैलरी इनकम में सिर्फ एक ही लॉस एडजस्ट कर सकते हो। कौन सा लॉस? हाउस प्रॉपर्टी लॉस, और कोई नहीं।
बिजनेस में लॉस हो गया, लाओ सैलरी में एडजस्ट करें, नहीं। कैपिटल में लॉस हो गया, लाओ सैलरी में, ना, ये सब नहीं कर सकते। चलिए दूसरा नंबर, दूसरा कौन है, हाउस प्रॉपर्टी, एडजस्ट कर लो, कोई भी हाउस प्रॉपर्टी हो। तीसरा नंबर पीजीबीपी। तो पीजीबीपी में सिर्फ दो तरह के बिजनेस होते हैं। बिजनेस कितने तरह के होते हैं, दो। एक होता है स्पेकुलेटिव, एक होता है नॉन स्पेकुलेटिव। क्या होता है, एक होता है स्पेकुलेटिव, एक स्पेकुलेटिव होता है और एक होता है नॉन स्पेकुलेटिव। ये क्या होता है सर, इसका मतलब होता है सट्टा। एक होता है सट्टे का व्यवसाय, एक होता है गैर सट्टे का व्यवसाय। तो जो लोग नहीं होता है फ्यूचर में ट्रेड करते, फ्यूचर ट्रेड समझ लो ना, जो फ्यूचर की ट्रेडिंग करते उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सट्टे का व्यवसाय। ये तुम कह रहे इंडिया जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा, लाओ 1000 रुपए की शर्त लगी, है ना, तुम कह रहे पाकिस्तान, हम बोले इंडिया, है ना। तो ये जो शर्त लग रहा है, अभी मैच तो शुरू ही नहीं हुआ है, हम लोग पहले शर्त लगा रहे हैं। तो फ्यूचर का ट्रेड कर रहे हैं ना सर, जीत हार पे पैसा लगा रहे हैं, वो सट्टा, वो हालांकि वो इनलीगल है। वो क्या है, वो जो हम लोग खेल रहे हैं वो इनलीगल है। लेकिन हम लोग को बात करनी है किसकी, लीगल की। किसकी बात करनी है, लीगल। जैसे आपने देखा होगा, जब आम तैयार होता है, फसल जब आम की तैयार होती है, उससे पहले ही क्या होता है, आम के पेड़ बिक जाते हैं। तो जो ट्रेडर होते हैं ना, वो आम के बगीचे खरीदो, वो क्या कितना पेड़ है, तो 10,000 रुपए के हिसाब से एक पेड़ खरीद लिया, है ना। मान लो 10 पेड़, हमने 1 लाख दे करके हमने वो पेड़ पूरे खरीदे, इस साल के सीजन हम सारे फल हम तोड़ेंगे, अब वो मेरा हो गया, मेरा। अब क्या होता है, अभी फल पूरा रेडी नहीं हुआ है सर, अभी 1 महीना लगेगा तैयार होने में, उससे पहले मैंने वो सारे पेड़ क्या कर लिए, खरीद लिए। समझे कि नहीं समझे। तब तक क्या है, ये भी डीलर है, मान लो निखिल भी डीलर है। निखिल आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि ये पेड़ आपने कितने हिसाब से लगा, आप, हमने बोला भाई 10,000 रुपए के हिसाब से खरीदा है। तो ऐसा है, मैं आपको इसका 12,000 रुपये प्राइस दूंगा, आप मुझे दे दो। हम कहा ठीक है ले जाओ। तो मुझे ना आम तोड़ना पड़ा, ना मुझे बेचना पड़ा, मुझे बैठे बिठाए 2,000 की इनकम हो गए पर पेड़, 24 मतलब करीबन 20,000 रुपये मैंने अर्न कर दिया। और मान लो कल को बहुत सारा तूफान आएगा, सारे आम गिर जाए, जो हो जाए अब तुम जानो। मैंने तो क्या कर लिया, मैंने तो भाई खरीदा, तो मैंने फ्यूचर ट्रेड किया, मैंने फ्यूचर, मुझे लग रहा है कि अच्छा इसका बिकेगा, दाम अच्छा मिलेगा, तो मैंने वो पेड़ पहले ही खरीद लिया, और कोई जो डीलर है उसको मैंने बेच दिया अच्छे खासे प्राइस में। तो ऐसे कहते हैं फ्यूचर ट्रेड। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो, तुम सभी लोग किसान हो, अपने आप को क्या मानो, किसान। क्या खेती कर रहे हो, किस चीज की, गन्ने की खेती। किसकी खेती, गन्ने की खेती। और मेरी क्या है, मेरी है शुगर फैक्ट्री। क्या है, मेरी शुगर फैक्ट्री है। अब क्या है, शुगर फैक्ट्री को क्या चाहिए, शुगर केन चाहिए, गन्ना चाहिए। अब फसल तैयार होने में करीबन 3 महीने बाकी है। कितने महीने बाकी है, 3 महीने में फसल आप लोग की रेडी होगी। अब मुझे एक बात का डर सता रहा है, देखो दो अपोजिट थिंकिंग होती है तभी इस तरह का स्पेकुलेटिव ट्रेड होता है। तो मुझे डर सता रहा है कहीं गन्ने का दाम बढ़े ना, मान लो 100 रुपए इस समय चल रहा है, मुझे लग रहा है गन्ने का फसल खराब हो रहा है, तो हो सकता है प्राइस 100 की जगह 130-140 चला जाए। जो प्रेजेंट रेट 100 चल रहा है वो 130-140 चला जाए। और आप किसानों को डर लग रहा है, फसल अच्छी हुई है इस बार, कहीं क्या हो, प्राइस कहीं गिरे ना, तुम लोग को डर सता रहा है कि कहीं 80-90 ना चला जाए। ठीक है ना। तो हम दोनों मिलते हैं, बैठते हैं और पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि 3 महीने की बाद का फसल मैं आपका खरीद रहा हूँ 110 रुपए के हिसाब से। इस समय प्रेजेंट 100 चल रहा है, मैं 110 रुपए के हिसाब से 3 महीने बाद की फसल मेरी हो गई। गेटिंग माई पॉइंट। आपने भी सोचा 80-80 कहाँ, 110 मिल रहा है, हाँ लाओ बेच दो, और आपने बेच दिया। तो 3 महीने की आपके खेत की जो फसल है वो कौन लेके जाएगा, मैं। पक्का। अब क्या हुआ, हुआ क्या 3 महीने बाद, 3 महीने बाद सच में सपोज करो उस फसल का दाम 130 चला गया। गेटिंग माई पॉइंट। और आपने अपनी फसल ऑलरेडी मेरे को कितने में दे दी है, उससे ज्यादा आप देंगे, मैं आपको दूंगा नहीं। तो मेरे उस फ्यूचर ट्रेड के कारण मुझे कितने का बेनिफिट हो रहा है, 20 रुपीज का। मुझे 130 की चीज कितने में मिल रही है, मुझे बेनिफिट कितने का हो, 20 रुपए का। ये क्या था, इस प्रॉफिट को हम लोग कहते हैं स्पेकुलेटिव प्रॉफिट। उस सट्टे के कारण वो बेनिफिट हुआ है। बाकी मैं चीनी बनाऊंगा बेचूंगा, उसमें जो प्रॉफिट होगा वो अलग होगा। वो जो चीनी बना के बेचूंगा उसका जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस। ये एस्पेक्ट हो गया। चलो दूसरा एस्पेक्ट लेके चलते। सपोज गन्ने का दाम गिर गया, कितना चला गया, सपोज 80 रुपए, और मैंने तो पहले से सेट कर रखा था क्या, 110। तो मुझे तो भाई पे करना, मैं 80 की चीज में कितने में खरीद रहा हूँ,
तो इस बार आपको बेनिफिट होगा। कितने का बेनिफिट हुआ? 80 की चीज कितने में बिक रही है? 110 में। कितने का बेनिफिट हुआ? 30 रुपए का। आपको कैसा बेनिफिट? इस प्रॉफिट को क्या बोलोगे? स्पेकुलेटिव प्रॉफिट। उस सट्टे के कारण आपको बेनिफिट हुआ है। कुछ समझे कि नहीं समझे? अब देखो, गवर्नमेंट सट्टे को प्रमोट नहीं करता, हालांकि इस ट्रेड होता है। आपको बताओ, शेयर मार्केट में होता है FNO, फ्यूचर एंड ऑप्शन। FNO ट्रेड होता है बकायदा, इसी के लिए फ्यूचर ट्रेड ही है वो, है ना। 2 महीने बाद का शेयर आज ही खरीद लो, अब बढ़ गया तो फायदा, गिर गया नुकसान। तो ऐसा होता है रियल में। तो गवर्नमेंट इवन दो कमोडिटी मार्केट में चना, दाल, सोना, चांदी, फ्यूचर का खरीदा जाता है। तुमको लगता है 2 महीने बाद सोने का दाम बढ़ेगा या इसका ये होगा वो होगा, लगा लो अभी से प्राइस। बात समझे कि नहीं समझे? तो लोग, नहीं होता कभी कभी कि दाल का दाम बढ़ रहा है तो लोग कहते हैं गवर्नमेंट, शेयर मार्केट इसके लिए जिम्मेदार है, कमोडिटी मार्केट जिम्मेदार है, क्योंकि इसका ट्रेड होता है। अब मान लो हम सारे बड़े बड़े ट्रेडर हैं, सपोज करो ऑयल के, फॉर्च्यून, अडानी, अंबानी, समझ रहे हो, दबा दो सारा स्टॉक, मार्केट में निकालो ही ना, तो डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, प्राइस बढ़ेगा, और प्राइस बढ़ेगा तब फिर हम अपना सामान निकालेंगे, तो उससे क्या होगा? हमें अच्छा प्राइस मिलेगा। तो इसलिए कई बार चीजें जब बढ़ती है ना, रेट वेट, तो बार बार गवर्नमेंट को बोला जाता है, कम्युनिटी मार्केट को जिम्मेदार ठहराया जाता है, और कहीं कुछ हद तक है भी वो जिम्मेदार, है ना। लेकिन वो तभी हो सकता है जब सारे डीलर, सारे ट्रेडर इकट्ठा हो जाए। बात समझे कि नहीं समझे? तो हालांकि उसमें बहुत ही दिक्कत है। तब गवर्नमेंट होता है ना, अपना फिर प्रोडक्ट भी निकालना चाहिए। प्याज के दाम महंगे तो गवर्नमेंट प्याज बेचना शुरू कर देती है, प्याज की सप्लाई देना शुरू कर देती है। नहीं समझे? तो ये सब है। खैर, तो हम लोग को मेनली ये समझना था, ये दोनों है ना, ये दोनों आपस में एक दूसरे को एडजस्ट नहीं कर सकते। कहते क्या है, अगर स्पेकुलेटिव में प्रॉफिट हुआ है और नॉन स्पेकुलेटिव में लॉस है, यू कैन एडजस्ट। सट्टे के व्यवसाय के प्रॉफिट अगर हुए, सट्टे के व्यवसाय में अगर प्रॉफिट हुआ है और गैर सट्टे के व्यवसाय में लॉस हो गया है, तो आप उसको इससे एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर सट्टे के व्यवसाय में लॉस हो गया, तो स्पेकुलेटिव लॉस है, और गैर सट्टे के प्रॉफिट से उसे एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट है, ये इंट्रा हेड एडजस्टमेंट नहीं होता। कुछ समझे कि नहीं समझे? अगर आपने सट्टे के व्यवसाय में अपने प्रॉफिट कमाया कितना, 5 लाख, और गैर सट्टे में करीबन लॉस हो गया 8 लाख का, एडजस्ट कर लो। लेकिन अगर सट्टे के व्यवसाय में अगर आपको लॉस हुआ है 10 लाख का, और गैर सट्टे के व्यवसाय में प्रॉफिट हुआ है 20 लाख का, तो एडजस्ट कर ले क्या 10 लाख? गवर्नमेंट के इतना नहीं हो सकता। तो सर, स्पेकुलेटिव लॉस सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से ही एडजस्ट हो सकता है, किसी और से नहीं एडजस्ट हो सकता है। ठीक, समझ गए? तो ये सोचो, दोनों आते हैं PGBP के अंदर, ये दोनों ही बिजनेस किसके नीचे आ रहे हैं? PGBP के अंदर ही आ रहे हैं, बट उनको आपस में एडजस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक, इसे कैपिटल गेन आपने पढ़ा था, लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म बड़ा भाई, शॉर्ट टर्म छोटा भाई। तो शॉर्ट टर्म कहता है ना, बड़ा भाई को कोई दिक्कत हो, छोटा भाई को दिक्कत होता है, बड़ा भाई खड़ा हो जाता है, और बड़े भाई को दिक्कत होता तो छोटा भाई करनी काट लेता है। नहीं समझे? छोटे भाई को दिक्कत है, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर हो रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है, तो उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं कर सकते। तो यहां पे भी इंट्रा हेड एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो कैपिटल गेन में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये पॉइंट मैंने सिर्फ किसके लिए बताई थी? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट के लिए। किसके लिए? इंट्रा हेड एडजस्टमेंट हम लोग कल देख लेंगे। इतना पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? तो पहला क्या करना है, सेम हेड के अंदर एडजस्टमेंट करने की कोशिश करनी है ना। अगर नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे, दूसरे हेड के इनकम से एडजस्ट करेंगे। तब भी नहीं होता है तो फिर क्या करेंगे, फाइनली कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ठीक, और इसके लिए कौन सा लॉस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं? नाउ फॉर दिस, ये टेबल है, ये टेबल दिया है, हाउस प्रॉपर्टी लॉस ड्यूरिंग द ईयर, सेम हेड से, जी हाँ एडजस्ट हो सकता है, अनदर हेड से भी एडजस्ट हो सकता है। कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अगर लॉस अगर नहीं एडजस्ट होगा, जी हाँ, कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे? 8 साल तक, अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ सेम। अगर करंट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी लॉस होता, सैलरी से भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ ना, तो फिर अगले साल वो किसी और से नहीं एडजस्ट होगा, वो सिर्फ सेम हेड से ही एडजस्ट होना है। करंट ईयर में तो सैलरी से भी एडजस्ट कर लो, लेकिन कैरी फॉरवर्ड अगर हुआ तो फिर किससे एडजस्ट होगा? सेम हेड।
ठीक है, ये पॉइंट है। नॉन स्पेकुलेटिव पढ़ा है ना, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, ये सब जो बगल में मेडिसिन शॉप सब खोले सब स्पेकुलेटिव है कि नॉन स्पेकुलेटिव है? नॉन स्पेकुलेटिव, लोग बिजनेस कर रहे हैं सर। तो यस, किसी और हेड से एडजस्ट कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं, सिर्फ किसको छोड़ देना, सैलरी नहीं एडजस्ट करने देगा। एनी बिजनेस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कितने साल तक? 8 साल कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो सेम हेड से एडजस्ट करना। स्पेकुलेटिव बिजनेस पढ़े ना, सट्टे के व्यवसाय में प्रॉफिट अगर हो रहा है, सेम हेड से अनदर हेड से एडजस्ट कर पाएंगे ना। ये जब खुद इसकी फैमिली सोचो पीजीपीपी के अंदर है, दूसरा बिजनेस को नहीं एडजस्ट करने दे रहा है, नॉन स्पेकुलेटिव, तो दूसरे हेड का एडजस्टमेंट होने वाला है इससे? नहीं। तो लोग कहते नहीं जब तुमको अपनी फैमिली वाले नहीं मदद कर रहे हैं तो दूसरे वाले क्या है मदद करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, किससे, कितने साल, और अगर किस कैरी फॉरवर्ड किया तो किससे एडजस्ट करना, फिर वही सट्टे के व्यवसाय की प्रॉफिट से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अनदर हेड से एडजस्ट, किससे एडजस्ट होगा, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कितने साल तक, है ना, और कैरी फॉरवर्ड करोगे तो भी एलटीसीजी से ही, एलटीसीजी लॉस हमेशा एलटीसीजी से ही एडजस्ट होने वाला है, कहीं और से नहीं। शॉर्ट टर्म किसी और हेड से एडजस्ट नहीं होती, किससे एडजस्ट होती है, एसटीसीजी से भी एडजस्ट हो सकती है और एलटीसीजी से भी एडजस्ट हो सकती है। कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यस, कितने साल तक, किससे एडजस्ट होगा, दोनों से। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर हेड से एडजस्ट कर सकते हैं सर, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। अगर अदर सोर्स में कोई लॉस आता है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। कई लोग ये बिजनेस करते हैं, ओनिंग मेंटेनेंस रेस हॉर्सेस, घुड़दौड़ में जो घोड़े नहीं दौड़ते उसको मेंटेन करने का काम, समझ रहे हैं। तो सेम हेड से यस, ओनिंग एंड मेंटेनेंस रेस हॉर्स, जैसे नहीं होता आपको पता है, घुड़दौड़ में ओनर कोई और होता है और नहीं होता, अस्तबल लोग जो चलाते हैं वो लोग घोड़े को मेंटेन करते हैं, पर घोड़े का चार्ज लेते हैं, है ना। आपको घड़ी को मेंटेन करके रखेंगे, उसका पैसा देंगे, तो मेंटेनेंस कॉस्ट 1 लाख 1.5 लाख रुपए लोग देते हैं, ठीक है। अब उस बिजनेस में तुम्हें लॉस हो रहा है तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, यस, कितने साल तक, एडजस्ट किससे होगा, सिर्फ सेम बिजनेस से, किसी और बिजनेस के इनकम से एडजस्ट नहीं हो सकती है। और आपको बता दूं, ओनिंग फ्रॉम मेंटेनेंस हॉर्स रेस ये कोई बिजनेस नहीं माना जाता है, अदर सोर्स में आता है। किस में आता है, अदर सोर्स में ही आता है। तो ये पूरा टेबल है, एग्जाम्पल एक बार ट्राई करना है समझने की, नहीं तो कल हम लोग कवर करेंगे इसको। और फिर हम लोग को मेनली अब क्या पढ़ना है, दिस वन पढ़ना है, डिडक्शंस की, मतलब कैसे हम हालांकि अब तो डिडक्शन का उतना बड़ा रोल नहीं रह गया, लेकिन फिर भी इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।